हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 1 की लास्ट 2 सब यूनिट्स पढ़ाऊंगी। 1.4 दैट इज डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड 1.5 दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। इसकी पहले की जो 3 सब यूनिट्स थी वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट 1 डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव बुक की पहली यूनिट है ये, कि हमने पहली वीडियो में देखा था जो 3 सब यूनिट थी उससे हमने सीखा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने डाइवर्सिटी का कंसेप्ट समझा था, हमने उसकी अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स देखे थे कि भाई कोई विजुअल लर्नर हो सकता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, कोई टेक्टाइल लर्नर होता है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है। तो हमने अलग अलग टाइप के लर्नर्स देखे थे और एक टीचर कैसे उनको पढ़ा सकती है, कैसे डाइवर्सिटी को अच्छे से वो कंट्रोल कर सकती है। फिर हमने देखा था डिसेबिलिटी एज ए डाइवर्सिटी, कि जो बच्चा डिसेबल होता है उसको भी हम एक डाइवर्सिटी के रूप में ही देखें, और उसके हमने 2 टाइप के मॉडल भी किए थे। तो जो नेक्स्ट सब यूनिट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। 1.4 का टॉपिक है कि डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। डाइवर्सिटी यानी जो भिन्नताएं हैं, जो अलग अलग लोग बाग होते हैं, या किसी भी चीज में डाइवर्सिटी हो सकती है, तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए कैसे है, क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो होता है, जो हम कंसेप्ट आया है सस्टेनेबिलिटी का, बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग लोगों ने दी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है वो आई थी 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन से। क्या हुआ था, यूएन जो था, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक कमीशन बनाया था कि भाई कैसे कैसे डेवलपमेंट जो है अलग अलग देश करें, ताकि जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके एक अच्छी तरीके से, ताकि एनवायरनमेंट को जो है नुकसान ना पहुंचे। तो उनके एक नॉर्वेजियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस कमीशन के हेड बने थे, उनका नाम था ब्रुटलैंड, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी अवर कॉमन फ्यूचर, जिसको कॉमनली हम ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी बोल देते हैं। तो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी? उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ ए करंट जनरेशन, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो मीट करे द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, उनकी जरूरतों को पूरा करे, ऐसा डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। फिर क्या बोला? विदाउट, कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन हम इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करें कि जो आने वाले जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, हम उनकी जरूरतों को ध्यान में रखें, और उनके मतलब कि ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज को हम ही यूज कर लें और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। जैसे घर के अंदर मान लेते हैं 4 रोटियां हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आप लोग हो। तो आपके पेरेंट जो हैं उनके अंदर से जैसे कि उन्होंने एक रोटी खा ली शेयर करके, और अपने बच्चों के लिए जो है और जो है रोटी छोड़ दी। तो इस तरीके से हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो आज की जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, कि भाई हम जो रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं धरती से, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी जरूरतें भी पूरी हो सके। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता ही ये है कि हम ऐसे डेवलपमेंट करें कि आज हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जनरेशन, उनकी नीड्स भी जो है, उनकी जरूरतें जो है वो भी पूरी हो जाए। वो ये नहीं सोचे कि हमारे फोर फादर्स हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। तो अब सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है? इसका बहुत ज्यादा बड़ा रिलेशन है। सस्टेनेबिलिटी के लिए डाइवर्सिटी होनी ही चाहिए, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी भी होगी। तो 3 रीजंस हैं व्हाई डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर दी सस्टेनेबिलिटी। कौन कौन से हैं? पहला तो यह है कि डाइवर्सिटी इज एम्बेडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, कि जो डाइवर्सिटी वर्ड है या डाइवर्सिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन के अंदर, सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर जो हमने अभी देखी है या और भी स्कॉलर्स ने दी है, सब के अंदर जो है डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है। इसलिए डाइवर्सिटी भी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? अब देखो, इसके अंदर करंट जनरेशन की भी बात हो रही है, प्रेजेंट जनरेशन की भी बात हो रही है, एंड नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन की भी बात हो रही है। तो इसके अंदर डाइवर्सिटी है ना, आज की जनरेशन भी है, कल की जनरेशन भी आएगी, और जो जनरेशन है उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर है। ये था पहला रीजन कि डाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्यों जरूरी है।
नेक्स्ट रीजन आता है डाइवर्सिटी एड्स वैल्यू अक्रॉस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है कि डाइवर्सिटी जो है वो ऐड करती है वैल्यू को। कैसे? जैसे अलग अलग लोग होंगे, वो अपनी अपनी भाई जरूरतों को बताएंगे, अपने अपने आइडियाज को बताएंगे, अपने अपने ओपिनियंस देंगे कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को कुछ जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, अब मैं अकेली बनाऊंगी तो उसके अंदर बस मैं एक तरीके के डिजाइन देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी फ्रेंड से हेल्प लूँ या अपने पेरेंट्स से हेल्प लूँ, अपने किसी भाई बड़े भाई बहन से हेल्प लूँ, तो इस तरीके से जो है मुझे अलग अलग आइडियाज मिलेंगे और उन आइडियाज से जो है मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट खुद बनाऊं तो भाई मेरे आइडियाज होंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंसान इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता है वो क्रिएटिव, लेकिन अगर मैं दूसरों को भी इंक्लूड करूं, उनसे भी आइडियाज लूं, तो मेरा प्रोजेक्ट और भी अच्छा बन सकता है। तो इस तरीके से जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी जब होगी तो हमें अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, हमें अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, हमें उनकी जरूरतों का पता चलेगा। तो इससे जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगी, मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि क्यों जरूरी है। डाइवर्सिटी एनरिचेस कोलैबोरेशंस। डाइवर्सिटी से जो है कोलैबोरेशन होता है। वही बात है जो सेकंड में थी कि जैसे अलग अलग आइडियाज ओपिनियंस देते हैं, तो ऐसे ही जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डाइवर्स जो लोग हैं, वो अपनी अपनी जरूरतें बताएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, विचार करेंगे, अलग अलग कमीशंस बनाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। जैसे यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने जो है एक कमीशन बनाया है, ताकि जो है अलग अलग जो देशों के लोग वहां बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी नीड जरूरत बताएंगे। अफ्रीका में कुछ और होगा, एशिया में कुछ और होगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग आए हैं वहां, इंडिया से कोई और जाएगा, अमेरिका से जाएगा, तो अलग अलग लोग वहां बैठेंगे, मिलेंगे, डाइवर्सिटी हो जाएगी वहां पे। तो डाइवर्सिटी जो होगी तो फिर उससे कोलैबोरेशन होगा, अलग अलग लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे, अपने अपनी भाई नीड्स को बताएंगे कि भाई ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था 1.4 सब यूनिट। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट आती है स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। अब हमें पता है डाइवर्सिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ यानी मजबूत कैसे करें, और इंक्लूसिविटी। अब इंक्लूसिविटी क्या है? इंक्लूसिविटी होता है कि हम सबको जो है इंक्लूड करें। जैसे क्लासरूम के अंदर अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, मैंने बताया था आपको, अलग अलग डाइवर्स क्लासरूम हो सकते हैं। कोई बच्चा भाई लड़का लड़की हो सकता है, अलग अलग धर्म से हो सकता है, अलग अलग टाइप के लर्नर्स हो सकते हैं। तो एक टीचर को उन सभी बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, एक इंक्लूसिव क्लासरूम हो। अब इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा हो सकता है? उसके अंदर हर एक बच्चे को ऐसा लगेगा कि यस आई एम द पार्ट ऑफ द क्लास, कि हाँ मैं इस क्लास का पार्ट हूँ। हर एक बच्चे को ऐसा लगना चाहिए दैट दे विल फील लाइक द पार्ट ऑफ द क्लास। एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग के लिए, अच्छे से बच्चे की लर्निंग हो सके, अच्छे से उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना चाहिए। उसके लिए हम भाई जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक तो बच्चे को ऐसा लगे कि भाई टीचर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को हर एक बच्चे से मिलना जुलना चाहिए, हर एक बच्चे से बात करनी चाहिए, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, तो उसको आंख में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे मैं लेसन प्लान दूंगी। अभी ऑडिटरी लर्नर्स के लिए भाई मैं बोल के बता दूंगी, एंड विजुअल लर्नर्स के लिए मैं कोई डायग्राम्स बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है एक टीचर को बहुत अफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना पड़ता है। इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर एक फ्रेंडली, केयरिंग और सपोर्टिव टाइप का जो है एनवायरनमेंट होता है, ताकि बच्चा जो है उसे लगे कि हाँ मैं पार्ट ऑफ द क्लास हूँ। कई बार बच्चे जो हैं अपने जैसे जो उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं तो उनको अलग कर देते हैं। तो टीचर को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ऐसे जो है बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से पढ़े, एक दूसरे के साथ टीचर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकती है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ सके। ऐसा ना हो कि भाई 2-3 बच्चे हैं क्लास के और वो बिल्कुल अलग कर दिए गए कि भाई हमसे हमारे जैसे नहीं है तो हम इनको अलग कर देते हैं, वो मार्जिनलाइजेशन ना हो जाए।
मार्जिनलाइजेशन होता है, जैसे नोटबुक के लाइन में हम साइड में लाइन नहीं खींच देते, बिल्कुल अलग कर देते हैं, मार्जिन खींचते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें ना जो है एक क्लासरूम के अंदर ना हो, इवन सोसाइटी के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है बच्चे के ऊपर, सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कई बार इतना ज्यादा मार्जिनलाइजेशन होता है कि उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल सेपरेट हो जाए और सेपरेट करे गए हैं हम। तो ऐसी जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए जो है इंस्ट्रक्टर क्या क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्टर कैन मॉडल यूज मॉडल इंक्लूसिव लैंग्वेज। एक टीचर को जो है, जो अपनी लैंग्वेज जो जब यूज करे तो वो मॉडल इंक्लूसिव लैंग्वेज होनी चाहिए। कैसे? अब क्लासरूम के अंदर दोनों जेंडर के लोग हैं, लड़का भी है और लड़की भी है। तो जब टीचर जो है पढ़ाए तो वो है दोनों के, जैसे ही और शी का यूज करे। ऐसे ना हो कि वो सिर्फ मेल वर्ड्स का ही यूज करे, ही का ही यूज करे। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बता रही है तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया, तो शी मस्ट यूज, या मतलब एक टीचर को ऐसे यूज करना चाहिए ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया। कि वो जो है जब अपनी लैंग्वेज को बोल ले, अपनी उस भाषा को बोल ले, अपने आप को व्यक्त करे, जब वो किसी के बारे में बात कर रही है, जब वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो दोनों प्रोनाउंस को यूज करे, दोनों वर्ड्स को यूज करे, दोनों की, ताकि जो है बच्चे के अंदर ऐसा ना लगे कि हम जो है इंक्लूड नहीं है, कि हम नहीं बन सकते ऐसे। तो इस तरीके से जो है एक टीचर को मॉडल इंक्लूसिव लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है यूज मल्टीपल एंड डाइवर्स एग्जाम्पल्स। अब टीचर जो है, अब बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है क्लासरूम के अंदर, तो एक टीचर को भी वैसे ही डाइवर्स और मल्टीपल एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल्स देके बच्चों को सिखाते हैं तो अच्छे से उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो जाती है। तो हम जब एग्जाम्पल दे, एक टीचर जब एग्जाम्पल दे तो वो डाइवर्स होना चाहिए, हर एक तरीके के एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में रखने चाहिए। भाई उसको पता होना चाहिए कि भाई ये बच्चा अलग सोसाइटी से आता है, ये बच्चा अलग रिलीजन से है, ये बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इस तरीके से उसको हर एक टाइप के एग्जाम्पल टीचर को प्रोवाइड करने चाहिए कोई पढ़ाते वक्त, ताकि जो है बच्चा जो है जब उसे एग्जाम्पल्स पता चलेंगे अपने आप से रिलेटेड तो उसकी इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो इसलिए टीचर को डाइवर्स एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए। तो इसके लिए टीचर को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि ऐसे मैं लेसन प्लान दूंगी, पहले सिलेबस बनाएगी। अब वो अलग अलग जो बच्चे बैठे हैं उसकी क्लासरूम के अंदर, उसके अंदर क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी है, उस चीज को वो अपने ध्यान में रखते हुए अपने लेसन प्लान को बनाएगी, या पहले तो सिलेबस बनाएगी, पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस बनाएगी कि भाई ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगी, ये मैं एग्जांपल्स दूंगी, ये लेसन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, इस लेसन को मैं विजुअल लर्नर्स के बच्चों के लिए ये डायग्राम्स का यूज करूंगी, ऐसे मैं असेसमेंट प्रोवाइड करूंगी और ये मैं एग्जांपल्स दूंगी बच्चों को। तो इस तरीके से टीचर को एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि सभी बच्चे जो है वो इंक्लूड हो सके, उस क्लासरूम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट बात आती है कि इंस्ट्रक्टर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बनाने के लिए, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए पर्सनली कनेक्ट करे हर एक बच्चे से। ही और शी मस्ट पर्सनली कनेक्ट टू द स्टूडेंट। एक टीचर को हर एक बच्चों से पर्सनली कनेक्ट होना चाहिए, उनके नाम भी अच्छे से लेने चाहिए हर एक टीचर को, हर एक बच्चे से, मतलब कि ताकि बच्चे को लगे कि हाँ टीचर मेरे तरफ ध्यान देती है, टीचर मेरा ख्याल रखती है, टीचर मेरी एक फ्रेंड है, एक सपोर्टिंग टीचर है वो। ताकि जो है बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बाई चांस उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर वो टीचर के साथ फ्रैंक होगा तो अच्छे से जो है अपनी प्रॉब्लम को रख सकेगा। तो पर्सनली कनेक्ट करना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट बात आती है कि वो प्रोवाइड करे अल्टरनेटिव वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रोवाइड करे अल्टरनेटिव, अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेशन। हमने देखा था कि बच्चे जो है अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है। तो एक टीचर को अपनी डाइवर्स क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाने के लिए अलग अलग वेज ऑफ पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करने चाहिए। कभी ग्रुप वर्क करा सकती है वो, कभी चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह बनवा सकती है बच्चों से, एंड रेसिटेशन ऑफ द पोएम करा सकती है, फील्ड में मतलब ग्राउंड वगैरह में लेके जाके कोई गेम प्ले करवा सकती है। तो इस तरीके से जो है ताकि अल्टरनेटिव वेज ऑफ पार्टिसिपेशन हो सके, तो भाई अच्छे से डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, हर एक तरीके से विकास हो सके और वो इंक्लूसिव भी फील करे। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप्स
फॉर द लर्निंग, टीचर को जो है स्मॉल ग्रुप्स बनाने चाहिए। कई बार बच्चे जो है पूरी क्लास के सामने कुछ बोलने से, अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं, तो टीचर क्या कर सकती है, उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है, ताकि जो बच्चा पूरी क्लास के सामने की बजाय वो 3-4 बच्चों में तो बोल पाएगा ना। तो इस तरीके से वो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है बच्चों को। और एक नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग होनी चाहिए, नहीं कि बच्चा एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन करे, कॉम्पिटिशन नहीं कराना है हमें। तो एक बेटर और इफेक्टिव लर्निंग करानी है, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है हो सके। एजुकेशन का आज के टाइम में जो मकसद है वो ये नहीं है कि बच्चे का अच्छे से अच्छे ग्रेड आए, वो 99 100 मार्क्स स्कोर करे, वो नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो सके। सक्सेसफुल इस वे में कि लाइफ के अंदर उसको कैसी भी प्रॉब्लम आए वो उसको आसानी से सामना उसका कर सके, उसको आसानी से सोल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ऐसे में वो स्मॉल ग्रुप्स बना सकती है। नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग होनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन। अपनी कन्वर्सेशन का भी वो पूरा ध्यान रखेगी, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और इक्वालिटी का उसके ध्यान रखना है। जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या टीचर बच्चों से बात कर रही है, तो वो एक रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी कास्ट को, किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को एक दूसरे को भद्दा बोल रहे हैं कि भाई वो कम्युनिटी तो ऐसी होती है। ठीक है, टीचर उनको सुने, लेकिन उनको समझाना चाहिए। और एक टीचर को भी है जो है हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे उसका नाम भी है तो अच्छे से उनका नाम लेना चाहिए। कई बारी एक बच्चे का 3-4 नाम हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर में नहीं होता, किसी का बड़ा सा नाम हो जाता है, तो उस टीचर को उसका नाम भी अच्छे से लेना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चों का जो नाम होता है और उनसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं, उनकी सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो ऐसे आगे पीछे उनका नाम नहीं लेना चाहिए और उनका नाम भी नहीं निकालना चाहिए। कई बारी बच्चे भी निकाल देते हैं, तो टीचर को ये समझाना चाहिए बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है और खुद भी ऐसा नहीं करना है। कई बारी मजाक में हो जाता है, पर कई बारी बच्चों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस को ठेस पहुंचती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कन्वर्सेशन करें, बात करें, उसके अंदर जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में और इक्वालिटी के वे में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कर सकती है टीचर, एंटिसिपेट सेंसिटिव इश्यूज एंड एक्नोलेज रेशियल, क्लास और कल्चरल डिफरेंसेस। अब बात करते वक्त, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग लोग बाग किसी की रेस के ऊपर, क्लास के ऊपर या कल्चर के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, तो टीचर को उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो एग्जांपल्स भी देगी, क्योंकि टीचर डाइवर्स क्लासरूम के अंदर अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देगी। बच्चों को भी अलाउ करेगी कि वो अपना एक्सपीरियंस टीचर के साथ शेयर करे और बच्चों के साथ शेयर करे, तो कोई बच्चे को उसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि भाई ये ऐसे है, वो ऐसे है। वो टीचर को सबके बारे में रिस्पेक्ट करना सिखाए, हर एक बच्चे को, कि एक दूसरे कल्चर को हम रिस्पेक्ट करें, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना सबको सिखाए, सारे इश्यूज को वो इंक्लूड करे, सारे एक्नोलेज करे, रेशियल, क्लास और कल्चरल डिफरेंसेस को, उनको समझे, उनको समझाए बच्चों को भी। तो इस तरीके के टीचर जो है फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। एक टीचर को अपना असेसमेंट भी करना चाहिए। बच्चों का वो असेसमेंट लेगी, लेकिन वो अपना भी उस टीचर को करना चाहिए सेल्फ असेसमेंट। कैसे, उसने लेसन प्लान बनाया, उसने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे कि भाई मेरे को इस लेसन से मेरे को ये ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों से मिलने चाहिए, पूरे होने चाहिए। फिर उसको लास्ट में चेक करना चाहिए कि हाँ, मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स जो मेरे थे, जो मैंने रखे थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं, ताकि जो है उसको पता चले कि भाई मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से अफेक्टिव लर्निंग वो प्रोवाइड कर सके, बेटर एंड अफेक्टिव टीचिंग। तो ये सारी बातें थी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, कि एक बच्चा फील करे कि हाँ, मैं क्लास का पार्ट हूँ। एक टीचर को ऐसा फील कराना चाहिए कि सभी बच्चे, चाहे वो कितने भी डाइवर्स हो, एक ही बच्चा चाहे बिल्कुल अलग क्यों ना हो, हमें उसको भी एज ए पार्ट ऑफ द क्लास फील कराना है। यही आज की एजुकेशन का मोटो है कि हम सभी बच्चों को इंक्लूड करें, ताकि वो एक बेटर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका हो सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों सब यूनिट्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक मिनट में मैं आपको दोनों को रिवाइज करा देती हूँ। डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी, हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है और उसके लिए डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी जरूरतों को भी पूरा कर ले और दूसरों को भी ध्यान रखे, आने वाली फ्यूचर जनरेशन की। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी हमें सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है। अलग अलग ओपिनियंस देंगे, अपने अपने व्यूज देंगे, तो इससे सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी। नेक्स्ट, एक टीचर कैसे जो है अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव एजुकेशन बनाए, तो यही
ये लास्ट 2 सब यूनिट्स जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे about these 2 sub units. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe to my channel.